तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे साम्राज्य की जो 320 साल तक चला। एक ऐसी कहानी जिसमें सत्ता है, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं और फिर एक ही सुबह में उसका नाटकीय अंत भी है। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा 320 साल पुराना साम्राज्य आखिर एक ही सुबह में खत्म कैसे हो गया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, ये समझने के लिए कि दिल्ली के तख्त की ये लड़ाई आखिर शुरू कैसे हुई थी। तो देखिए, ये कहानी किसी एक हमले से शुरू नहीं होती, बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव से शुरू होती है। इरादे का बदलाव, लूटपाट से शासन करने तक का सफर। और ये जो बदलाव है ना, वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ था महमूद गजनी, जो सिर्फ दौलत लूटने के लिए आया था। उसने 17 बार हमले किए। लेकिन दूसरी तरफ था मोहम्मद गोरी। उसका मकसद बिल्कुल अलग था। वो यहां एक स्थायी, एक परमानेंट साम्राज्य बनाना चाहता था। और यही वो मोड़ था तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में। जब गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया तो समझिए कि तुर्की शासन के लिए भारत के दरवाजे पूरी तरह खुल गए। इस एक जंग ने आने वाली कई सदियों की कहानी लिख दी। और जब गोरी वापस लौटा तो उसने यहाँ की कमान अपने सबसे भरोसेमंद जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में सौंप दी। और बस यहीं से दिल्ली सल्तनत की 320 साल लंबी कहानी की आधिकारिक शुरुआत होती है। एक ऐसा दौर जिसमें एक के बाद एक 5 अलग अलग राजवंशों ने दिल्ली से हुकूमत की। अब ये 5 राजवंश कौन कौन से थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और आखिर में लोधी वंश। इन पांचों के दौर में ना एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। शुरुआत में साम्राज्य को मजबूत किया जाता है, फिर महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं और आखिर में कमजोरी घर कर जाती है। सल्तनत की शुरुआत जिन लोगों ने की वो काफी दमदार थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने इसकी नींव रखी, फिर इल्तुतमिश जिसे असल संस्थापक माना जाता है क्योंकि वो राजधानी को दिल्ली ले आया, और बलबन जिसने रक्त और लौह की पॉलिसी अपनाई, एकदम सख्त। और हाँ, अलाउद्दीन खिलजी को कैसे भूल सकते हैं, जिसने एक स्थायी सेना बनाई और बाजार की कीमतों पर भी कंट्रोल किया। ये वो लोग थे जिन्होंने न सिर्फ साम्राज्य बनाया बल्कि मंगोलों जैसे बड़े खतरों से इसे बचाया भी। लेकिन फिर दौर आया मोहम्मद बिन तुगलक का, एक ऐसा सुल्तान जो था तो बहुत बुद्धिमान, लेकिन उसकी योजनाएं एक से बढ़कर एक डिजास्टर साबित हुईं। 1327 में राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना हो, 1329 में सांकेतिक मुद्रा चलाना जो बुरी तरह फेल हुई, या फिर खुरासान और कराचिल के सैन्य अभियान, ये सब बड़े बड़े फेलियर थे। इससे एक बात साफ हो जाती है कि सिर्फ महत्वाकांक्षी होना काफी नहीं है, एग्जीक्यूशन भी उतना ही जरूरी है, वरना एक सुल्तान पूरे साम्राज्य को मुश्किल में डाल सकता है। तो तुगलकों के बाद सल्तनत की वो मजबूत पकड़ ढीली पड़ने लगी। साम्राज्य में दरारें साफ दिखने लगी थी। और फिर मध्य एशिया से एक ऐसा विनाशकारी हमला हुआ जिसने सल्तनत के पतन की रफ्तार को और भी तेज कर दिया। ये हमला था तैमूर का 1398 में, और ये सिर्फ कोई मामूली लूटपाट नहीं थी, ये कयामत थी। दिल्ली को बेरहमी से लूटा गया, हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ और तुगलक वंश तो जैसे पूरी तरह बिखर ही गया। इस एक हमले ने सल्तनत की कमर तोड़कर रख दी। एक पावर वैक्यूम बन गया और दिल्ली का तख्त अब बहुत कमजोर हाथों में था। इसके बाद जो आखिरी वंश आए, यानी सैयद और लोधी, वो एक बहुत छोटे और टूटे फूटे राज्य पर ही हुकूमत कर पाए। अब दिल्ली का सुल्तान कई ताकतों में से बस एक था, कोई बड़ी शक्ति नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि 1500 के दशक की शुरुआत आते आते जो सल्तनत कभी इतनी ताकतवर थी वो बस अपनी परछाई बनकर रह गई थी, और किसी भी हमलावर के लिए एक आसान शिकार। और इस कमजोरी पर नजर थी काबुल में बैठे एक महत्वाकांक्षी शासक की। वो तैमूर और चंगेज खान दोनों का वंशज था, और उसने इस बिखरी हुई सल्तनत को अपने लिए एक सुनहरा मौका माना। उसका नाम था बाबर। तो तारीख थी 21 अप्रैल 1526, पानीपत का मैदान। सुल्तान इब्राहिम लोधी अपनी करीब 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना लेकर मैदान में उतरा। उसे अपनी तादाद पर पूरा यकीन था, और होना भी चाहिए था, क्योंकि उसका सामना था बाबर की सेना से, जिसमें महज 15,000 के करीब सैनिक थे। मतलब 7 के मुकाबले 1। कागज पर तो ये लोधी के लिए एक तरफा जीत लग रही थी। लेकिन बाबर अपने साथ 2 ऐसे सीक्रेट वेपन लेकर आया था जिसके बारे में लोधी ने सोचा भी नहीं था। एक तरफ लोधी के पास थे जंगी हाथी, तो बाबर के पास थी तोपें, मैदानी तोपें, और दूसरी चीज थी उसकी युद्ध नीति, तुलुगमा। इसमें वो अपनी सेना से दुश्मन को किनारों से घेर लेता था।
ये लोदी की सेना के लिए बिल्कुल नया था। और हुआ भी वही। जैसे ही बाबर की तोपों ने आग उगलनी शुरू की, उनकी गर्जना से लोधी के हाथी डर गए और वो घबराकर पीछे मुड़े और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। लोधी की विशाल सेना चारों तरफ से घिर गई, उनमें भगदड़ मच गई। और बस कुछ ही घंटों में खेल खत्म। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में ही मारा गया। वो दिल्ली का पहला और आखिरी सुल्तान था जिसकी मौत जंग के मैदान में हुई। तो दिल्ली सल्तनत का तो अंत हो गया, लेकिन क्या उसकी 320 साल की विरासत भी खत्म हो गई? नहीं। असल में सल्तनत का जो असर भारतीय उपमहाद्वीप पर पड़ा वो हमेशा के लिए था। मुगलों ने जब अपनी हुकूमत शुरू की तो उन्होंने कोई जीरो से शुरुआत नहीं की। उन्होंने उसी नींव पर अपनी इमारत खड़ी की जो सल्तनत ने तैयार की थी। उदाहरण के लिए आर्किटेक्चर को ही ले लीजिए। सल्तनत के दौर में एक बिल्कुल नया स्टाइल जन्मा, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इसमें भारतीय और इस्लामी दोनों तरीकों की खूबियां थीं। कुतुब मीनार जैसी शानदार इमारतें इसी स्टाइल में बनी, और तो और दोहरे गुंबद जैसी जो तकनीकें बाद में मुगलों ने इस्तेमाल की, उनकी शुरुआत भी यहीं हुई थी। फिर बात करते हैं प्रशासन की। सुल्तान बलबन ने एक केंद्रीकृत सैन्य विभाग बनाया था जिसे कहते थे दीवान-ए-अर्ज। ये सेना को मैनेज करने का एक पेशेवर तरीका था। जानते हैं, ये सिस्टम इतना कारगर था कि बाद में मुगलों ने भी इसी को अपनाया और अपनी विशाल सेना को इसी आधार पर खड़ा किया। और सिर्फ सेना ही नहीं, अर्थव्यवस्था में भी बड़े सुधार हुए। सल्तनत ने एक स्टैंडर्ड करेंसी सिस्टम शुरू किया, चांदी का टका और तांबे का जीतल। इन सिक्कों ने पूरे साम्राज्य में व्यापार को बहुत आसान बना दिया। ये एक तरह से उस रुपये का शुरुआती रूप था जिसे हम आज जानते हैं। एक एकीकृत मौद्रिक प्रणाली की नींव यहीं रखी गई। तो आखिर में सवाल यही है, सल्तनत तो हार गई, लेकिन क्या उसका डीएनए, उसकी विरासत मुगल साम्राज्य में जिंदा रही? बिल्कुल। पानीपत की उस सुबह एक साम्राज्य तो खत्म हुआ, लेकिन उसकी बनाई हुई नींव, चाहे वो प्रशासन हो, कल्चर हो या युद्ध की तकनीकें, वही नींव अगले महान मुगल साम्राज्य का आधार बनी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सल्तनत मरी नहीं, बस उसने अपना रूप बदल लिया था।